गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी और उससे संबंधित उसके ट्रिक्स, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है और आपके बोर्ड में यहाँ से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि नीट एग्जाम और IIT में भी यहाँ से प्रश्न कई पूछे जाते हैं। आज आपको ECS का हम ट्रिक्स भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लेक्चर नंबर 2 में देखे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ के मात्रा यानी कि कौन सा पदार्थ मुक्त होगा, इसका हम निर्धारण थोड़ा सा पॉइंट्स देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वैद्युत अपघटनी सेल में कैथोड तथा एनोड पर मुक्त पदार्थ का निर्धारण और पिछले लेक्चर से ही जानते हैं। यदि नहीं देखे होंगे तो उसको एक बार जरूर देख लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एनोड पर हमेशा एनायन यानी कि ऋणायन मुक्त होता है और कैथोड पर हमेशा कैटायन यानी कि धनायन मुक्त होता है। बच्चों, इतना तो आप पिछले लेक्चर से ही जानते हैं, लेकिन इस पर क्वेश्चन किस रूप में पूछे जाते हैं उसको ध्यान दें। जैसा कि आपका बोर्ड भी एक बार पूछा हुआ है कि NaCl का वैद्युत अपघटन कराने पर उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ को बताने। तो जैसा प्रश्न है बच्चों, NaCl का वैद्युत अपघटन कराया जा रहा है। बहुत सिंपल सा है ये क्वेश्चन। NaCl ये जब टूटेगा तो आपको पता है कि Na+ और Cl- में वियोजित होगा, यानी कि क्लोरीन जो है या ऋणायन के रूप में और सोडियम जो धनायन के रूप में है। और जैसा कि आप ऊपर लिखा हुआ समझ चुके हैं, तो ये जो है मुक्त होने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आयन के रूप में मुक्त नहीं होगा, बल्कि अणु के रूप में मुक्त होगा। इसको संतुलित करने के लिए हाफ Cl2 हम कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न में डायरेक्ट ये दे देता है क्लोरीन Cl2, और ये किस रूप में होगा? सोडियम आयन जो है सोडियम धातु के रूप में होगा। तो ये ऋणायन है, इसलिए ये किस पर होगा बच्चों? ये होगा एनोड पर और ये कैथोड पर। ये तो प्रश्न थोड़ा सा कभी कभी लैंग्वेज चेंज करके पूछता है। जैसा कि पूछेगा कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करते हुए NaCl का वैद्युत अपघटन कराने पर उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ को बताने, या उसको कह सकता है कि द्रवित NaCl का वैद्युत अपघटन कराने पर, द्रवित NaCl का, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। लेकिन यदि इसी प्रश्न में यहां पर चेंज कर दे, जैसे दूसरा प्रश्न पूछ दे कि जलीय NaCl, तब क्वेश्चन बदल गया और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि यहां तो आसान था कि एक सोडियम आयन एक धनायन है और एक ऋणायन है। लेकिन उस स्थिति में क्या होगा
कि जब आपके पास दो धनायन हो जाए या दो से भी अधिक हो जाए और दो से भी अधिक ऋणायन हो जाए, तो आप कैसे जानेंगे कि कौन सा धनायन कैथोड पे होगा और कौन सा ऋणायन एनोड पर होगा। तो वो भी बहुत इजी है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दें, उसका उपयोग आने वाला है। इसी में आप जो फिगर बना रहे हैं वो इसको करने के बाद ही ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं, आप उसको लिख सकते हैं कि वैद्युत अपघटन के पश्चात, वैद्युत अपघटन के पश्चात जब दो या दो से अधिक धनायन और ऋणायन मुक्त होने की स्थिति में कैथोड और एनोड पर, कैथोड और एनोड पर मुक्त पदार्थ, तो उसके बाद एक पॉइंट कीजिएगा जो कि मुख्य है। किस प्रकार हमें देखना है, एनोड पर और कैथोड पर। तो सबसे पहले हम एनोड के बारे में लिख देते हैं। एनोड पर, एनोड पर, एनोड पर वह ऋणायन, ऋणायन, वह ऋणायन मुक्त होगा, मुक्त होगा जिसका स्थान, जिसका स्थान ECS, देखिए नाम आ गया है, इसी को, इससे घबराइएगा नहीं। इसी लेक्चर में, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वो बिल्कुल पता चल जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। जिसका स्थान ECS में, ECS मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि ये है, ECS में अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत ऊपर हो, इसका स्थान ECS में अपेक्षाकृत ऊपर हो, एनोड पर वह ऋणायन मुक्त होगा जिसका स्थान ECS में अपेक्षाकृत ऊपर हो, और कैथोड पर, कैथोड पर वह धनायन, वह धनायन मुक्त होगा, मुक्त होगा जिसका स्थान, जिसका स्थान ECS में, ECS में अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत नीचे हो। अब कभी कभी आगे चलकर ये कंफ्यूजन यदि हो कि किसमें ऊपर हम कहे थे, किसमें नीचे कहे थे, तो आप छोटा सा मन में एक ट्रिक बना सकते हैं। एनोड के लिए ए शब्द, ए वर्ड्स है, और अपेक्षाकृत ऊपर, ऊपर मतलब अप, अप हमेशा देखिए वॉवेल है इसके साथ, और कैथोड सी, और इसमें क्या है, नीचे, यानी कि डाउन, तो CD दोनों कंसोनेंट है, अप डाउन। डाउन किसमें है, कैथोड पर, अप किसमें है, एनोड पर। अब इससे संबंधित हम प्रश्न लेकर चलते हैं जो कि आपके बोर्ड में पूछा गया है कि जलीय NaCl, जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन कराने पर एनोड और कैथोड पर मुक्त पदार्थ के नाम बताएं। ओके बच्चों, तो जैसा कि इस प्रश्न में यहां पे पॉइंट कहा गया जलीय NaCl, तो NaCl का यदि वैद्युत अपघटन कराएंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, लेकिन दूसरा है यहां पर जलीय, तो जलीय के लिए आप लेंगे H2O और ये वियोजित होगा 2H प्लस
और OH नहीं सॉरी H प्लस और OH माइनस। यहां पर ध्यान देना, H प्लस है और OH माइनस। अब यहां पर देखें तो जो OH है एक दुर्बल आयन है, एक दुर्बल आयन है, दुर्बल आयन है। तो दुर्बल आयन की क्या खासियत होती है, आप यहां पर, बल्कि ये क्वेश्चन करने से पहले आप यहां पे एक नोट करके लिख लेंगे कि दुर्बल आयन इलेक्ट्रोड पर मुक्त नहीं होता है। क्या लिखेंगे? दुर्बल आयन इलेक्ट्रोड पर मुक्त नहीं होता। उसका रीजन है, मुक्त हो सकता है कब? जब उसको काफी एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो दुर्बल आयन है, यानी कि वो आंशिक रूप से वियोजित हुआ है। कैसे आपको पता कि कैसे ये दुर्बल आयन है, आंशिक रूप से वियोजित हुआ है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर H आयन है और H इसमें भी शामिल है। क्या H पूर्णतः इससे अलग हुआ? नहीं हुआ। मेरा फर्स्ट लेक्चर में प्रबल आयन, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य को विस्तृत बताए हुए हैं, आप चाहें तो उसको भी एक बार देख सकते हैं। तो ये दुर्बल आयन है, तो आप इससे तो निश्चिंत हो गए कि भले दो ऋण आयन है, लेकिन ये मुक्त होने वाला नहीं है, क्योंकि ये दुर्बल आयन है। इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। लेकिन अभी आपका प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर आपको मिल गया सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन। अब यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि ये तो ऋणायन है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। धनायन है कैटायन, तो कैटायन किस पर मुक्त होगा? कैथोड पर। अब इसमें कहा गया आपको तुरंत ध्यान रखने के लिए कि जो ECS में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिसका स्थान नीचे है, अभी आप ECS ये क्वेश्चन करते समय उसका टेंशन न लीजिए, मैं लास्ट वीडियो तक उसको बहुत अच्छे से आप जान चुकेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा उसका सहारा ले रहे हैं। आप इस ECS में इसके एल्युमिनियम और जिंक के बीच ही शामिल होता है H2O, यहीं से हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है। तो ECS में आप देख रहे हैं कि एक सोडियम यहां पर है और हाइड्रोजन के लिए जो H2O है वो यहां पर है। तो कैथोड पर वह धनायन मुक्त होगा जिसका स्थान ECS में अपेक्षाकृत नीचे है। तो आप देख रहे हैं कि इसके नीचे है ये, तो आपका जो H प्लस है, इतना निश्चित हुआ कि ये मुक्त होने वाला है। ये मुक्त होने वाला सोडियम आयन जो है ये मुक्त होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका स्थान ECS में ऊपर है। अब H आयन की बात करें तो ये भी हाफ H2 के रूप में मुक्त होगा, संतुलित करने के दृष्टिकोण से किया गया है। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न डायरेक्ट हाफ न करके H2 करके पूछा जाता है, जहां से आप आसानी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अब ये किस पर मुक्त हुआ? कैथोड पर। और एनोड पर कौन सा मुक्त होगा? एनोड पर दुर्बल आयन तो मुक्त होने वाला नहीं है, आपका ये वाला मुक्त होगा। किस रूप में? हाफ Cl2 के रूप में। लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हाफ नहीं दिया रहेगा, वो सीधे Cl2 दिया रहेगा। तो आप बता सकते हैं अब कि यदि, देखिए पिछला क्वेश्चन से कंपेयर कीजिएगा, पिछला क्वेश्चन में यदि जलीय नहीं था तो क्लोरीन मुक्त हुआ था, सोडियम मुक्त हुआ था, लेकिन यहाँ पे जलीय हो जाने के कारण कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है और एनोड पर, ये किस पर है? एनोड पर, एनोड पर क्लोरीन मुक्त हो रहा है। तो ये इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इससे संबंधित एक 2018 में भी प्रश्न है आपके बोर्ड में,
उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आज का जो मुख्य टॉपिक है हम उसकी ओर बढ़ते हैं। जो मुख्य टॉपिक है आपका कौन सा? वैद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके अनुप्रयोग। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी एवं इसके अनुप्रयोग, यानी कि इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन। अनुप्रयोग का इंग्लिश क्या होगा? एप्लीकेशन। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। सबसे पहले क्या देखेंगे? वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, आप लोग जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख भी सकते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी वह है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी वह है जिसमें तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में उनके अपचयन, उनके मानक अपचयन विभव के क्रम में सजाया गया है। ध्यान दें बच्चों, वैद्युत रासायनिक श्रेणी लिख ही लीजिए। वैद्युत रासायनिक श्रेणी वह है जिसमें तत्वों को बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज दैट इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। लिख सकते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार तत्वों को व्यवस्थित किया गया है और अपचयन विभव यहाँ पर मुख्य रूप से किस चीज को कहा जा रहा है। विभव आप केमिकल बॉन्डिंग में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए जो ऊर्जा लागू होता है या जो ऊर्जा उसमें अप्लाई किया जाता है, या इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए, प्रवेश कराने पर जो ऊर्जा मुक्त होगा, जो मुक्त हो रहा है ऊर्जा या ऊर्जा उसमें लगानी पड़ रही है, वही संबंधित है इस अपचयन विभव से। अपचयन में चूंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने के लिए भी ऊर्जा मुक्त हो सकता है या आपको ऊर्जा लगानी पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि कैसा तत्व है। और इसका काफी आगे अनुप्रयोग है। जैसा कि इसमें व्यवस्थित किया जाता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अपचयन में, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ग्रहण किए जाते हैं। तो जैसा कि पहला एक एग्जांपल दे रहे हैं, लिथियम। यहां पे लिखा हुआ है लिथियम प्लस, जो कि पहले से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये लिथियम में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? लिथियम प्लस लिथियम में। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसलिए ये क्या हो गया? रिडक्शन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करेंगे E0, यानी कि जैसे यहां पे मानक अपचयन विभव, तो E0 सूचित करेगा मानक को, और अपचयन विभव के लिए लिथियम प्लस लिथियम में बदला है। लिथियम प्लस लिथियम में बदला है।
और इसी को हम उसमें प्रेजेंट किए हैं लिथियम प्लस लिथियम में। ये जो अर्ध अभिक्रिया को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये आधी अभिक्रिया है, उसको इंडिकेट कर रहा है। वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ेंगे तो अर्ध अभिक्रिया और पूर्ण अभिक्रिया को वहां पे डिस्कशन करेंगे। तो कैसे प्रेजेंट किया गया है ये तो पता चला, कौन सा तत्व कहां पर है इसको अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट कि ये किसके रिफरेंस में तैयार किया गया है, तो ये रिफरेंस में तैयार किया गया है हाइड्रोजन के। किसके रिफरेंस में तैयार किया गया है, ये तैयार किया गया है हाइड्रोजन के। और हाइड्रोजन का जो मानक अपचयन विभव होता है वो होता है 0.0 वोल्ट। 0.0 वोल्ट जो अपचयन विभव ये तैयार किया गया है किसके आधार पर, हाइड्रोजन के रिफरेंस में, क्योंकि इसका जो मानक अपचयन विभव होता है वो 0.0 होता है। अब हाइड्रोजन के ऊपर के जो ये आप सभी तत्व देख रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इसका मान ऋणात्मक होता है। 0 के ऊपर जो है मान ऋणात्मक है। वो मान कौन से हैं, कितना है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन क्रम याद रखना जरूरी है, उसको अभी हम बताएंगे। अभी मैं केवल मान कैसे हैं उसको मैं बता रहा हूं। हाइड्रोजन के रेफरेंस में तैयार किए गए तो हाइड्रोजन का 0 है और इसके ऊपर जो भी है इसका मान ऋणात्मक है। चूंकि नीचे जगह नहीं था तो इसके नीचे भी तत्व हैं, उसको मैं यहां पे लिखा हूं, और नीचे जो भी मान है वो प्लस में है, धनात्मक में, जैसे कि मैं लास्ट लिखा हूं यहां पर 2.87 वोल्ट। क्लियर है बच्चों? ये आपके आईआईटी से भी रिलेटेड प्रश्न हैं। यहां से प्रश्न अच्छे से यदि समझ गए तो आगे कंपटीशन में काफी इसका उपयोग आने वाला है। अब देखते हैं कि ये तो पता चल गया कि माइनस H के ऊपर है और प्लस जो मान है वो हाइड्रोजन के नीचे है, लेकिन ये किस क्रम में सजाया गया है, तो यहां पे अपचयन विभव के बढ़ते क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये लाइन मैं इसीलिए पहले से लिया हूं कि ये जो क्रम सजाया गया है ये नीचे, ये जो क्रम सजाया गया है ये नीचे की ओर है, और आपको कॉपी पर जब बनाएंगे तो ये भी इसी के नीचे लिखना है। आप देखिए मैं यहाँ पे डॉट डॉट दिया हूं और यहाँ भी डॉट डॉट से शुरुआत किया हूं, ये नीचे तक जाएगा। ये जो अपचयन का बढ़ता हुआ क्रम है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अपचयन विभव का बढ़ता क्रम नीचे की ओर। ईसीएस में वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर अपचयन विभव का मान बढ़ता है, और नीचे से यदि ऊपर जाएं तो जस्ट इसके विपरीत, लेकिन अपचयन को अब नाम नहीं लेंगे, आक्सीकरण विभव का बढ़ता क्रम। नीचे से ऊपर गए तो ये क्या हो जाएगा, आक्सीकरण विभव का बढ़ता क्रम। इतना तो पता चल गया कि यदि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो अपचयन विभव का मान बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे, इसको भी शामिल करना है बच्चों। कॉपी पर यदि करेंगे तो ये डायरेक्ट नीचे आप करते जाइएगा और उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग ये क्रम आप कैसे दे। हाँ, एक चीज बता दूं कि इसमें और भी तत्व शामिल हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड लेवल पे जितने की आवश्यकता है काफी हद तक इसमें शामिल किया गया है। यदि बीच में आपको अलग अलग बुक में दिखे कि यहाँ पे एक है छुटा हुआ है, तो उससे घबराइएगा नहीं, उसका अनुप्रयोग नहीं है। जितने का है ये पर्याप्त है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहते हैं। तो सबसे बड़ी आपके सामने एक चुनौती है कि कैसे क्रम याद रखें। तो क्रम याद रखने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक लिख रहा हूं, आप उसको 4 से
5 बार आप लिखेंगे। पहले तो 4 से 5 बार बोलेंगे, बोलने के बाद 2 से 3 बार लिखेंगे और उसके बाद अपने से ये क्रम सजाइएगा। ये मत ध्यान दीजिएगा कि कितने प्लस है कितने क्या, क्योंकि वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। केवल आप क्रम में ऊपर से नीचे लिख देंगे तो पर्याप्त है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान दें। एक प्रत्येक के लिए एक शब्द लिखूंगा और बाद में लास्ट में एक सेंटेंस बन जाएगा। लिख बा का ना मगर एलेन जानकर एलेन जानकर फेंक दी कोबाल्ट निकेल संग लेड। मैं बताऊंगा, सेंटेंस भी लिखूंगा। लिख बा का ना मगर एलेन जानकर फेंक दी कोबाल्ट निकेल संग लेड। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन है। अब हम इधर चलते हैं। इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक। क्यों आई फिर HG, क्यों आई फिर HG। यहां पर एक सेंटेंस इतने पर यहां स्टॉप कर देना है। दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा आज ब्रोमीन, कल आओ फ्लोरीन, अब देखिए जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं आप उसी को नीचे यहां पर लिखिएगा। मैं लिख नहीं रहा हूं। इसको करने के बाद कैसे लिखिएगा? लिख एक एक शब्द में, जैसे लिख बा का ना मगर एलेन जानकर फेंक दी कोबाल्ट निकेल संग लेड। उसके बाद हाइड्रोजन है। उसके बाद एक सेंटेंस इसके लिए, क्यों आई फिर HG, क्यों आई फिर HG। यहां भी एक सेंटेंस लास्ट हो रहा है और दूसरा आज ब्रोमीन कल आओ फ्लोरीन। तो आप बहुत आसानी से इसका क्रम याद कर सकते हैं। क्रम याद हो गया तो बच्चों काफी इसका उपयोग है, जो कि हम इधर चलते हैं। अब तो यह हार्ड नहीं होगा। आप 1 से 2 बार बोलिए, पहले 4 से 5 बार बोलिए। ऐसा लगे कि आप ये क्या बोल रहे हैं, घर वाले बोलने लगे कि ये क्या शब्द है, लेकिन आप बोलते जाएं। 4 से 5 बार बोलें, बोलने के बाद लिखें, लिखने के बाद आप अपने से इस क्रम को 1 से 2 बार कर लें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसका अनुप्रयोग देखेंगे। आज अनुप्रयोग 1 देखेंगे और
उसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि एक यदि देख लें तो उस पर कम से कम क्वेश्चन आज उसको भी देखना है। अनुप्रयोग में यहां पे आप लिख सकते हैं अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में पहला देखेंगे अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता का निर्धारण। अपचायक क्षमता का निर्धारण। इसके लिए अपचायक किसे कहेंगे? जो दूसरे को अपचयित करे और स्वयं ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी कि स्वयं ऑक्सीकृत हो जाए। जो दूसरे को अपचयित करे और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाए, इसलिए ये अपचयन के उल्टा हो जाता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा? अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता is inversely proportional to अपचयन विभव। अपचयन विभव, आप यहां पे एक सेंटेंस लिख लीजिएगा। अर्थात अपचयन विभव बढ़ने के साथ साथ अपचायक क्षमता का मान घटेगा। और दूसरा सेंटेंस लिखिएगा, अर्थात वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ईसीएस में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता का मान घटेगा। क्योंकि अपचयन विभव का मान ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है तो इसका मान घटेगा। इसलिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता का मान घटता है। क्लियर है बच्चों? इसको लिख लेना जरूरी है ताकि आप क्वेश्चन करें तो वहां कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए इस पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में सबसे प्रबल अपचायक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन आपको मिल गया कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या बता सकते हैं बच्चों? इसके अनुसार आपको पता है कि अपचयन विभव ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ने वाला है। आपको अपचयन विभव बढ़ेगा तो अपचायक क्षमता क्या होगा? घटेगा। ध्यान देना। तो यदि सामने ये श्रेणी न रहे तो भी आपको याद रखना तो है लीक बार का, आप काउंट कर सकते हैं। लीक बार का नाम अगर एलन जानकर फेंक दी, कोबाल्ट, निकल, संग, लेड, यहां तक तो इसमें कोई भी नहीं आया तो उधर जाएंगे। क्यों आई? फिर आई यानी कि सबसे पहले आ गया ऊपर। क्यों आई? फिर Hg, आज ब्रोमीन, कल आओ फ्लोरीन। यानी कि फ्लोरीन सबसे लास्ट में आ रहा है, सबसे नीचे फ्लोरीन है। यानी कि इसका तो सबसे कम हो गया ना, ये हो गया सबसे कम। और सबसे पहले कौन सा आया? क्यों आई। क्यों तो कॉपर है, इसमें है भी नहीं। क्यों आई? आई सबसे अधिक। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? आयोडीन। क्योंकि पूछा जा रहा है कि सबसे प्रबल अपचायक कौन सा होगा। यदि इसी के विपरीत आक्सीकारक क्षमता होता है, इसी के विपरीत आक्सीकारक क्षमता होगा। मैं इसी पर बता रहा हूं। आप ये क्वेश्चन क्लियर है? अब नंबर 2 कर दीजिए। 2 नंबर अपचायक की जगह आक्सीकारक क्षमता।
और ये जो आक्सीकारक क्षमता है ये भी नहीं रहेगा। आक्सीकारक क्षमता, और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपचयन विभव के, अपचयन विभव। ध्यान दीजिए, इसमें भी आप ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, अर्थात अपचयन विभव बढ़ने के साथ साथ आक्सीकारक क्षमता बढ़ता है। और इसमें भी कि अर्थात वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर आक्सीकारक क्षमता का मान बढ़ेगा। और अब इस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि सबसे प्रबल आक्सीकारक यदि ये क्वेश्चन रहता, आक्सीकारक, तब कौन सा होगा आंसर। अब इसको हटा दीजिए, आक्सीकारक पूछ दिया, अब जस्ट इसके उल्टा होगा। आप बहुत ध्यान से इस पॉइंट को ध्यान रखना बच्चों। अब आक्सीकारक पूछा है और इसके अकॉर्डिंग अपचयन विभव बढ़ेगा तो आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगा, क्योंकि आक्सीकारक क्षमता किसे कहते हैं, जिसका जो दूसरे को अपचयित कर दे और स्वयं आक्सीकृत हो जाए। जो दूसरे आक्सीकारक क्षमता जो दूसरे को आक्सीकृत कर दे और स्वयं अपचयित हो जाए, इसलिए ये अपचयन विभव के अकॉर्डिंग है। तो अपचयन विभव सबसे अधिक किसका है बच्चों, फ्लोरीन की। सबसे अधिक किसका है, फ्लोरीन की। इसलिए आक्सीकारक क्षमता किसका अधिक होगा, सबसे अधिक अब ये हो जाएगा फ्लोरीन, और सबसे कम इसमें कौन सा हो जाएगा, आयोडीन। यानी कि एक भी पता चल गया तो आप इसको बता सकते हैं। क्लियर है, आक्सीकारक क्षमता और अपचायक क्षमता। तीसरा पॉइंट, धातु की क्रियाशीलता, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि आज आप लोग जो लेक्चर देखे इसको आप 1 से 2 बार भी देख सकते हैं, देखिएगा। और ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ये स्वयं का ये मैं बनाया और काफी कहीं भी ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। आप लोग इसको जरूर याद रखें, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें, आपका क्लियर रहेगा। आगे आपके बोर्ड में 2 से 3 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब पूरा चैप्टर में धीरे धीरे इसका उपयोग आने वाला है। थैंक यू बच्चों, आप सभी को नेक्स्ट वीडियो इसके हम धातु की क्रियाशीलता बताएंगे, इसी पर आधारित है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।